सबसे पहले ये जो हमारा शो है वो करगिल स्पेशल है, और कारगिल का जो युद्ध था वो फेस टू फेस वॉर था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और विक्रम बत्रा जैसे कई जांबाज जो है वो हमने उस युद्ध में खोए हैं, तो उसकी बात आज भी होती है और हमेशा वो रेलेवेंट रहेगा। सर, हजारों जो सैनिक थे वो भारत के पोस्ट पर आके बैठ गए पाकिस्तान के, और पता तक नहीं चला, तो क्या ये रॉ का फेलियर था? देखिए, ऐसा है, रॉ का फेलियर बिल्कुल नहीं था जी। मैं आपको आज बता दूं, आपने भी देखा होगा धुरंधर फिल्म, देखा रॉ कैसे काम करता है, रॉ के एजेंट कहाँ कहाँ पे है, रॉ के एजेंट पाकिस्तान की आर्मी में है, रॉ के एजेंट पाकिस्तान के एसआई के अंदर है, और रॉ का अपना भी सेटअप है। जी। हम पूरे बॉर्डर की मॉनिटरिंग करते हैं। अगर हमें ये नहीं पता चलेगा कि वहाँ पर 3,000 या 4,000 सैनिक आगे आगे, तो इस एजेंसी का मतलब क्या हुआ? हमारे साथ दूसरी एजेंसीज भी हैं, आईबी भी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी है, लेकिन मेन एजेंसी है रॉ। देखिए, होता क्या है कि अगर बॉर्डर पे कोई मूवमेंट होती है आर्मी की पाकिस्तान की तरफ से, जी। तो हमारा जो टेक्निकल यूनिट है वो जी। सारी मॉनिटरिंग करता है, सारी उसको खबर आ जाती है कि एक ये फोर्स है उनकी 250 आदमियों की यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रही है, तो सारी की सारी रिपोर्टिंग की जाती है और इन्फॉर्मेशन को टॉप तक पास किया जाता है। और ये खबर पास हुई थी? बिल्कुल पास हुई थी। तो टेक्निकल फिर ये अटैक कैसे हुआ? खबर मिस ही नहीं हो सकती। आप देखो ना, आपके 3 से 4,000 आदमी वहाँ पे शिफ्ट हुए और ये लोग कहते हैं फेलियर है। फेलियर बिल्कुल नहीं था, ये कोई मान ही नहीं सकता, क्योंकि तो कहाँ गड़बड़ हुई? गड़बड़ हुई कि जो हमारे टॉप के लोग हैं वो कंप्रोमाइज थे। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? एक्शन जानबूझ के नहीं लिया, इन्फॉर्मेशन पास की गई थी। मैं आपको एक नाम बता दूं, सी वांगडुस। सी वांगडुस लेह का आदमी है, वहाँ पे पोस्टेड था, तो उसने इन्फॉर्मेशन दे दी कि यहाँ पे पाकिस्तान के लोग चढ़ रहे हैं यहाँ पे कारगिल के ऊपर। सी वांगडूस हमारे एजेंट थे? हमारे एजेंट नहीं, हमारे ऑफिसर थे। ऑफिसर थे। तो उन्होंने 2 बार इन्फॉर्मेशन दी, जब कोई एक्शन नहीं हो तो दिल्ली आ गए। दिल्ली में उनसे कोई मिला ही नहीं और बड़े हताश होकर वापस चले गए। देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारे टेक्निकल के लोग हैं, उनके पास भी इन्फॉर्मेशन थी, नेचुरल बात है। अब आप, मैं शुरू में से बात बता दूं, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए थे जी। तो उनकी बड़ी ज़्यादा इज्जत हुई वहाँ पे, और उसी टाइम पे मुशर्रफ ने अपनी जो लोग थे, उनके आर्मी के टीम थे, 5 जो उनके सीनियर लोग थे, उनसे बात की कि हम कारगिल के ऊपर चढ़ जाएंगे, चढ़ाई करेंगे यहाँ पे कारगिल पे। जी। तो उसमें से एक ने कहा, भी आप वहाँ जाओगे तो इंडिया रिटेलिएट करेगा। उन्होंने कहा इंडिया रिटेलिएट नहीं करेगा, ज़्यादा सोचते हैं। जी। और यही हुआ। यानी कि जब वाजपेयी का जाने का वहाँ प्लान था, जनवरी में शायद गए थे 1999 में, उससे पहले ही इन्होंने पूरी प्लान कर ली थी, और जैसे ही वाजपेयी वहाँ से आए, इनके लोग चढ़ने शुरू हो गए। इनिशियली इन्होंने कहा भी हम यहाँ पे अपने मिलिटेंट को भेजेंगे, जी। लेकिन बाद में उन्होंने पॉलिसी को चेंज कर दिया, क्योंकि मिलिटेंट इतने फिट नहीं होते, गोलियाँ चला पाएंगे लेकिन पहाड़ों पर चढ़ने में उनको दिक्कत होगी। तब उन्होंने पश्तून के जो इनके आर्मी के लोग थे उनको भेजा, और रॉ के लोगों ने, मेरी बात हुई, उन्होंने कहा पश्तून की आर्मी यहाँ पे ऊपर जा रही है, लेकिन रॉ के जो सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने जानबूझ के खबर पे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, जानबूझ के इसको इग्नोर किया। मतलब पता था लेकिन होने दिया गया? बिल्कुल होने दिया गया। देखिए, एक और बात बताऊँ आपको कि इतनी बड़ी अगर मूवमेंट हो, अगर हमें ये नहीं पता चलेगा तो पाकिस्तान तो कभी पे हमारे पे अटैक कर दे। जब 1971 का वार हुआ था तो इंडिया की जो रॉ की खबर थी कि पाकिस्तान 2 दिसंबर को अटैक करेगा, उनकी एयरफोर्स अटैक करेगी, तो हमारे सारे जो प्लेन थे उनको शिफ्ट कर दिया गया, बैकग्राउंड पे ले गए, साउथ की तरफ शिफ्ट कर दिया। इवन इंदिरा गांधी यहाँ से चली गई। जब अटैक नहीं हुआ तो एयरफोर्स ने कहा, भाई आपका तो खबर गलत है। तो आर एन काओ ने कहा, एक दिन इंतजार करो, थोड़ा सा जो कोडिंग डी कोडिंग के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो 3 जनवरी उन्होंने दिसंबर को अटैक कर दिया, और अगर ये रॉ की खबर ना होती तो हमारी एयरफोर्स आधी बर्बाद हो जाती। तो कारगिल के अंदर जो कुछ भी हुआ उसकी सारी खबर थी। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर चलो माना कि यहाँ पे कोई खबर नहीं थी, फेलियर था, तो उस टाइम पे जो रॉ के चीफ थे उनको प्रमोट कर दिया गया। रॉ के चीफ को, अरविंद दवे थे रॉ के चीफ, अरविंद दवे, उनको बना दिया गवर्नर एक स्टेट का। और जो यहाँ पे दुल्लत थे, एएस दुल्लत, जिनको आईबी से स्पेशल लाया गया था, उनको बना दिया रॉ का चीफ। अगर इनको पनिश किया होता तो आगे भी जो हुआ, IC-814 हुआ, उसकी भी वो भी ना होता, पार्लियामेंट पे अटैक भी ना होता। मतलब करगिल की जो खबर थी कि पहले से अटैक होगा वो थी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन ना लेने के बावजूद भी उन्हें सवाल नहीं पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, बल्कि उन्हें प्रमोट कर दिया गया। हाँ, देखो आप बताओ, आपका जो IC-814 हुआ, किसी ने कहा है कि यहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर था? किसने कोई क्वेश्चन पूछा? किसी ने नहीं पूछा। कारगिल के ऊपर कह दिया इंटेलिजेंस फेलियर, कोई बात नहीं। अगर आपने फेलियर हुआ भी, आपको तो हटा देना चाहिए था वहाँ से। जी। दुल्लत को स्पेशली लाया गया था आईबी से, और उसके बाद ये कारगिल को देख रहे थे, यानी कि पाकिस्तान को देख रहे थे। और जब ये जंग हुई तो क्या दुल्लत ही थे रॉ चीफ? दुल्लत रॉ चीफ नहीं थे, दुल्लत थे हमारे नंबर 2 पे स्पेशल सेक्रेटरी थे। ओके, और वो संभाल रहे थे इस वो संभाल ऑपरेशन रहे को। थे, और उसके बाद इनको प्रमोट कर दिया गया। और मैं आपको एक और बात बता दूं
कि यहाँ पे जितनी हमारे लोगों के नुकसान हुआ या जितनी जाने गई उसके लिए कई लोग जिम्मेवार हैं। जैसे आपके हमारे आर्मी के चीफ, वो कहते हैं हमें यहाँ पे एयरफोर्स भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आदमी के मिसमैनेजमेंट है। और अगर हमने एयरफोर्स को शुरू में यूज़ किया होता तो आज वो दिक्कत ना होती, हमारे इतने लोग नहीं मरते जी। पैदल लोग जाते रहे, चढ़ते रहे चटाइयों के ऊपर। लेकिन जब इन्होंने वहाँ पे बफोर गन्स लगा दी, और बफोर गन्स लगाई तो उसका एम्यूनिशन नहीं था। लेकिन एक रॉ के ऑफिसर थे RS बेदी, मेजर RS बेदी, जिनको 1965 के वार के अंदर बहुत बड़ा रिवार्ड दिया गया था। और अभी उनका एक रिवार्ड का जो सेरेमनी है वो भी रिपीट हुई थी जब राजनाथ सिंह ने उनको दोबारा से सम्मानित किया। वो चले गए, रॉ के एयर विंग के हेड थे जी। वो गए, उनका हमसे तो पूछो। आर्मी के पास गए, साथ में एयरफोर्स के पास गए, कहते जी हमसे क्यों नहीं पूछते, हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। जब उन्होंने इनको यूज़ करना शुरू कर दिया तो कहते हैं कि मैंने एक एक हट काउंट दिया कि कारगिल में कौन कहाँ बैठा है, क्योंकि जो एयर विंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मतलब रॉ ने बताया कि किस किस पहाड़ पे कितने पाकिस्तानी बैठे हैं, हेड काउंट जी। उसके बाद क्या हुआ कि जब बफोर गन्स लगा दी जी, बफोर गन्स का एम्यूनिशन नहीं था। ये किसकी मिसमैनेजमेंट है? आर्मी चीफ की। 10 दिन का एम्यूनिशन था तो उस टाइम पे इन्फॉर्मेशन भेजी गई, स्पेशली भेजी गई लंदन के अंदर, क्योंकि मेन स्टेशन है हमारा, कि हमें एम्यूनिशन चाहिए। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कि भाई हम आपका अपना प्लेन भेजो और प्लेन जाकर लेके जाके सारे एम्यूनिशन उठा लो। तो जब एम्यूनिशन उठा उसके बाद कारगिल के अंदर बफोर गन्स को यूज़ किया गया। और बफोर गन्स के अंदर आपके ऐसी काबिलियत है कि ये ठिकाने पे मार सकती है, बिल्कुल सटीक निशाना लगा दिया। GPS लगा हुआ है। तो जब पाकिस्तान के लोग मरने शुरू हुए तब पाकिस्तान को थोड़ी सी चिंता हुई जी। और उसके साथ क्या था कि लोग कहते हैं कि हमने ये कहा था US से कि हमें सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन दे दो। US क्यों देगा जब हमारे पास कैपेबिलिटी है? हमने उसको यूज़ नहीं किया, और अगर हमने यूज़ किया तो बहुत से हमारे जो सैनिक मारे गए, सैनिक मारे न जाते। इसकी जो मेन जो क्रेडिट जाता है वो जाता है YP मलिक जो थे वहाँ पे आर्मी के चीफ थे, उनको जाता है। फिर जब वार चल रहा था उनकी वजह से इतने सैनिक मारे गए, बिल्कुल बात है। शुरू से इसको यूज़ करना चाहिए था। फिर उसके बाद ये चले गए पोलैंड, 4-5 दिन की घूमने के लिए चले गए, कोई इनकी मीटिंग थी। भाई आप वार चल रहा है और आप पोलैंड चले गए, पोलैंड घूमने चले गए, आप यहाँ मजाक कर रहे हो कि यहाँ पे। और एक और बात बता दूं, यहाँ पे बरखा दत्त का कहा गया, बरखा दत्त वार जोन में एंटर कर गई थी। हाँ। बरखा दत्त वो है जिसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता था शुरू से, और उसके साथ एक कश्मीरी था जी जो उसका कैमरा हैंडल कर रहा था। बरखा दत्त के पास सैटेलाइट फ़ोन था। किसने परमिशन दी बरखा दत्त को वहाँ पे एंटर करने की? और बरखा दत्त जब फ़ोन पे बात कर रही थी तो उसी टाइम पे जो साथ में हमारा एम्यूनिशन का डिपो था उसमें बम्बार्डमेंट हो गई और पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। तो उनकी वजह से इंडिया का कितना नुकसान हुआ। और किसने परमिशन दी? क्योंकि उनके क्लोज रिलेशन थे रॉ के जो नंबर 2 पे थे AS दुल्लत के साथ जी। आज भी उनकी आप फोटो देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, AS दुल्लत की। और वो राहुल गांधी की यात्रा में भी पार्टिसिपेट करते हैं, और जेम खाना क्लब के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे कि मैं जीत जाऊं तो मेरा कंट्रोल हो जाएगा यहाँ पे। अगर दुल्लत को कंट्रोल मिलता जेम खाना क्लब का तो आप सोचिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को खतरा हो सकता था, उनकी जान को खतरा हो सकता था, क्योंकि इनके काफ़ी कनेक्शन है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के ISA के साथ। और इन्होंने किताब भी लिखी है पाकिस्तान के ISA के चीफ के साथ मिल करके जी। ऐसे आदमियों को आपने एक रॉ में घुसेड़ दिया। और एक्चुअली क्या था कि दुल्लत को स्पेशल आया गया जी रॉ के अंदर, ताकि जब रॉ में आएंगे तो इनका पूरा कंट्रोल होगा रॉ के ऊपर भी, साथ में IB पे भी। और लाने वाला कौन था? रॉ ने लाने वाला था ब्रिजेश मिश्रा, जो उस टाइम पे NSA थे। NSA उस टाइम के NSA जी, वो वाजपेयी सरकार में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कहीं एक तरफ से गवर्नमेंट के खिलाफ ही काम किया। गवर्नमेंट के खिलाफ वो वाजपेयी को हटाना चाहते थे, अडवाणी को PM बनाना चाहते थे। एक ये भी कह सकते हो कि उनकी लड़कियां एक कंपनी में काम करती थी फॉरेन के अंदर, जो सोनिया गांधी की कंपनी है जी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनके तो CIA के साथ कनेक्शन थे जी। तो ये जो सारा कुछ काम हुआ, मतलब इंटेलिजेंस फेलियर बिल्कुल नहीं था। और गवर्नमेंट को आज चाहिए कि गवर्नमेंट इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी करे, वाइट पेपर निकाले, लेकिन गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं है। बहुत से इश्यूज पड़े हैं हमारे पास, पुराने निकालेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या क्या हमारे पास इशू पड़े हैं जी। तो जो भी कारगिल के अंदर हुआ, हमारे जो कई सौ सैनिक मारे गए, उसके अंदर 3-4 लोग पूरे तरीके से इन्वॉल्व हैं। एक हैं AS दुल्लत, एक हैं NSA ब्रिजेश मिश्रा, एक मैं दूसरा तीसरा नाम लूँगा पॉलिटिशियन का, यानी कि अडवाणी भी। लाल कृष्ण अडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। अडवाणी को भी इंटरवीन करना चाहिए था। अगर मिलिट्री इंटेलिजेंस की खबर आई होगी वो तो अडवाणी के पास भी जाएगी ना जी। या रॉ की खबर किस किस के पास जाती है? नेचुरली NSA के पास या अडवाणी के पास, क्योंकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। मतलब सर एक तरफ से रॉ ने खबर दी थी लेकिन नेग्लिजेंसी हुई और उस खबर का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया, और बाद में किसी की अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हुई
कि ये जो अटैक कैसे हो गया, क्यों इस इंफॉर्मेशन को यूज़ नहीं किया गया। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस वक्त कई लोगों की गलतियां थी। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान को करगिल हासिल करके मिलता क्या? देखिए, पहली बात, लोगों की गलतियाँ नहीं थी, ये डेलिबरेटली उन्होंने ये काम किया। यानी कि जब हमारे बहुत से अटैक हुए इंडिया के अंदर, उसके अंदर भी बहुत सी खबरें थी जिसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे दुश्मन अंदर बैठे हुए हैं, जो ये चाहते थे इंडिया कमज़ोर हो। आज भी बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो इंडिया को कमज़ोर करना चाहते हैं। जी, तो भारत के अंदर ही। भारत के अंदर ही देखिए, अगर कारगिल पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया और जी। उनको था कि इंडिया इस पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जी। तो पाकिस्तान को फ़ायदा ये था कि सियाचिन, जिसको इंडिया ने 1988 में लिया है शायद, तो सियाचिन उनको मिल जाता, क्योंकि यहाँ से जो सारी सप्लाई जाती थी वो जाती थी आपके सियाचिन के अंदर। और अगर सियाचिन पाकिस्तान के कंट्रोल में आता तो लेह लद्दाख भी हमारे हाथ से निकल जाता, क्योंकि वहीं से सारा कुछ जाता है। रिवर भी जी। वहाँ से जाती है, नुब्रा रिवर निकलती है सियाचिन से, जो लेह लद्दाख को फीड करती है। तो आप सोचिए कि हमारा एक तो कारगिल निकल गया, एक हमारा निकल गया लेह, एक निकल गया सियाचिन, जिसको हमने बहुत सी लोगों की जान खो करके उसको कब्जे में किया था। मतलब कारगिल, लेह लद्दाख और सियाचिन बिल्कुल। तीनों चले जाते अगर पाकिस्तान कारगिल जीत जाता तो। बिल्कुल। एक और यहाँ पे बड़ी भारी गलती है, जी। उस टाइम हमें पता चला कि हमारे पास तो अटैक हेलीकॉप्टर्स नहीं है। हेलीकॉप्टर्स नहीं थे। अटैक हेलीकॉप्टर्स, जी। अटैक जैसे आज हमने प्रचंड हेलीकॉप्टर बनाया, फिर हमने अमेरिका से अटैक हेलीकॉप्टर लिए। अगर अटैक हेलीकॉप्टर होते तो हम पाकिस्तान की फोर्सेस को उन्हीं से निकाल सकते थे। फिर हमारे पास प्लेन्स की भी शॉर्टेज थी, प्लेन गए वहाँ पे, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप जो हमारे प्लेन है वो हमारी टेरिटरी को क्रॉस नहीं करेंगे, जी। जिसकी वजह से हमारे 2 प्लेन लूज हो गए। जी। जब पाकिस्तान हमारी टेरिटरी में आ सकता है तो हम उनकी टेरिटरी में क्यों नहीं जा सकते? ये जो हम बात करते हैं ना कि बड़े ईमानदार बनते हैं, बड़े अच्छे बनते हैं, ये हमको ले डूबा। जी। और इसी की वजह से हजारों जानें भी चली गई पाकिस्तान ये बिल्कुल। कारगिल वॉर के अंदर। देखिए, एक और बात थी, जब कारगिल में आए तो पीएम जो हमारे थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके साथ आए थे दिलीप कुमार। जी। दिलीप कुमार उनके ऑफिस में आए और उन्होंने उस टाइम पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से बात भी की कि भाई आप क्या कर रहे हो। तो दिलीप कुमार ने उनसे कहा कि आप ये जो काम करते हो ना, इससे हम मुस्लिम्स को बहुत नुकसान होता है इंडिया के अंदर। जी। लेकिन तब तक शायद नवाज शरीफ को ये नहीं पता था कि उन्होंने ये काम किया। जब सारी परतें खुली और उन्होंने मुशर्रफ को बुलाया तो मुशर्रफ ने काम तो कर दिया। क्या करें अब, जब इनके लोग मरने शुरू हो गए तो मुशर्रफ ने कहा उनसे कि आप जो यूएस का प्रेसिडेंट है, शायद उस टाइम पे उनसे बात करिए। जी। तो जब उन्होंने यूएस के प्रेसिडेंट से बात की तो उन्होंने कहा भाई आपने किया है, आप ही इसको सॉल्व करो, मैं इसमें नहीं आऊँगा। जी। तो अल्टीमेटली उनके सोल्जर विड्रॉ होने शुरू हो गए। जब उनके सोल्जर वहाँ से वापस आ रहे थे तब हमारी एयरफोर्स ने उन पर अटैक किया और कई सौ सोल्जर उनके हमने मार दिए।